Good morning, students. Class 8, Chapter 7, History. Now I am going to discuss about the failure of the revolt. अब हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो 1857 का जो रिवॉल्ट था उसके फेल होने के, उसके नाकामयाब होने की क्या असबाब थी, क्या वजह थी. When the revolt started, the Indian sepoys outnumbered the British soldiers. जब रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ तो जो इंडियन सिपाहीज थे बहुत ज़्यादा नंबर्स में, बहुत ज़्यादा जो इंडियन सिपाहीज थे वो ब्रिटिश सोल्जर्स, यानी कि बहुत सारे इंडियन सिपाहीज ब्रिटिश आर्मी में सिलेक्ट हो रहे थे. दे वर आल्सो सपोर्टेड बाय द सिटीजन्स इन लार्ज नंबर. और इन लोगों को बाकी काफ़ी दूसरे लोग भी काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे. द रिबेल ऑक्युपाइड दिल्ली इन द इनिशियल स्टेज ऑफ द रिवॉल्ट एंड डिसरप्ट द कम्युनिकेशन बिटवीन आगरा टू कलकत्ता. और जो ये रिबेल था, जो भी ये स्टार्टिंग हुई थी, ये जो रिवॉल्ट था ऑक्युपाइड दिल्ली इन इनिशियल, तो कहाँ से इसको एक तरह से इसकी जो इनिशियल स्टेज थी रिवॉल्ट की, जो शुरुआती स्टेज थी वो कहाँ से थी, जो ऑक्युपाइड दिल्ली का हिस्सा था वहाँ से स्टार्ट हुआ था. और इसके बीच में जो एक प्रॉब्लम आ रही थी, जो ये रिबेल एक तरह से जो रिवॉल्ट के बीच में जो भी फेल होने के जो भी रीज़न थे वो क्या थे कि एक कम्युनिकेशन नहीं था, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं था आगरा और कलकत्ता को लेकर. आगरा से कलकत्ता तक प्रॉपर कम्युनिकेशन का मतलब है कि वो लोग जो आगरा कलकत्ता में रूल कर रहे थे और जो ऑक्युपाइड दिल्ली में रूल कर रहे थे उनके बीच में एक प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं था. द ब्रिटिश were seriously crippled in the beginning, yet they succeed in the suppressing the revolt very soon. और जब ब्रिटिशर्स को ये पता चला कि इंडियंस में जो इंडियन स्टेट्स हैं उन्हीं के जो रूलर्स वगैरह हैं उनके बीच में किसी तरह का कोई प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है, तो ये कमज़ोरी थी भारतीयों की जो उन्होंने जान ली थी. और इसी का उन्होंने फ़ायदा उठाया. क्या जब इनमें कम्युनिकेशन नहीं था, हम इन आवाज़ों को आसानी से दबा सकते हैं, और इसका फ़ायदा उन्होंने इन बढ़ती हुई आवाज़ों को, रिवॉल्ट को दबाने में किया. द रीज़न फॉर दियर सक्सेस एंड द इवेंचुअल फेल्योर ऑफ द रिवॉल्ट वर्क मैनीफोल्ड. इस रिवॉल्ट के कामयाबी के और इसके फेलियर होने के जो रीज़न्स थे वो हम पढ़ते हैं, क्योंकि रिवॉल्ट हुआ का फेलियर और कामयाबी फिर किसको मिली थी, ब्रिटिशर्स को, क्योंकि उन्होंने आवाज़ दबा दी थी. तो पहला रीज़न है रिवॉल्ट हैड लिमिटेड स्कोप. जो भी रिवॉल्ट था उसका एक लिमिटेड स्कोप, क्या मतलब है, द एरियाज ऑफ द रिवॉल्ट वर लिमिटेड टू दिल्ली, मेरठ, अवध, बिहार, रोहिलखंड एंड दियर नेबरिंग टेरिटरीज. जो रिवॉल्ट था ये वो किन किन एरियाज से शुरू हुआ, कहाँ कहाँ तक फैला, दिल्ली, मेरठ, अवध, बिहार, रोहिलखंड और जो इन एरियाज़ के, इन रीजन्स के पास वाली टेरिटरीज थी वहाँ तक, यानी कि पूरे एंटायर भारत में रिवॉल्ट नहीं फैला था. द एंटायर साउथ इंडिया, पूरा साउथ इंडिया, पंजाब एंड द टेरिटरी टूवर्ड इट्स नॉर्थ एंड वेस्ट राजस्थान, वेस्ट राजस्थान और नॉर्थ राजस्थान में जो भी टेरिटरीज आते हैं, गुजरात, मध्य भारत, बंगाल, ये वो हिस्से थे जो रिवॉल्ट से बचे हुए थे, यानी कि इन लोगों ने रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया. अब आप मान लीजिए आपको अंग्रेज़ों को बाहर भेजना है, आपको दुश्मनों को बाहर भेजना है, तो जब तक सब लोग मिलकर नहीं लड़ाई लड़ेंगे तो वो तो जाहिर सी बात है बाहर नहीं जा सकते. 1 2 3 4 5 लोग अगर आवाज़ उठाते हैं तो वो आवाज़ें दबा दी जाएंगी. तो वो आवाज़ें आपकी कब कामयाब हो सकती हैं, आप कब अपने मकसद में कामयाब हो सकते हो, आप जब ही अपने मकसद में कामयाब हो सकते हो जब तक कि आप एक साथ मिलकर, एकजुट होकर, यूनाइट होकर नहीं लड़ोगे. तो ये वो जगह थी जहाँ पर ये लोग रिवॉल्ट में हिस्सा नहीं ले रहे थे, इसकी वजह से ये रिवॉल्ट फेल हो गया. लैक ऑफ प्लानिंग. कोई भी जो काम होता है वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग किया जाता है, और जो काम प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं किया जाता वो कभी कामयाब नहीं होता. द प्राइमरी कॉज ऑफ फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट हैवर वर लैक ऑफ प्लानिंग. तो क्या था, जो रिवॉल्ट की शुरुआती गदर आंदोलन की शुरुआत थी उसमें कोई प्लानिंग नहीं की गई थी, कोई प्लान रिवॉल्ट नहीं था ये. एंड द एब्सेंस ऑफ सेंट्रल, कोई ऐसी सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी जो पूरे रिवॉल्ट को डील करती, उसके लिए प्लान बनाती, प्लानिंग करती कि किस तरह से क्या करना है. द रिबेल लेड एन आइडियोलॉजी एंड प्रोग्राम फॉर द कैप्चर्ड एरियाज. और इनके पास कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम, कोई आइडियोलॉजी के साथ ये उस रिवोल्ट के लिए
या इस आंदोलन के को लेकर आवाज़ें नहीं उठ रही थी, कोई प्लानिंग ही नहीं थी। तो जाहिर सी बात है, जब आप कोई इतना बड़ा आंदोलन आप करने जा रहे हो और आपके पास कोई सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो आपको लीड कर सके, प्लान बना सके, कोई प्रोग्राम प्रोपेगेंडा तैयार कर सकते, तो जाहिर सी बात है आप फेल हो जाएंगे। और वही हुआ कि जो गदर था 1857 का, वो कामयाब नहीं हो पाया। लैक ऑफ मिलिट्री स्किल्स टू मैच द ब्रिटिश फोर्स, इसके अलावा द रिबेल्स लैक्ड स्किल मिलिट्री स्ट्रेटजीज एंड डिसिप्लिन as compared to the British. They fought mostly with swords and the spears, while the British were using newly introduced rifle. जो भी भारत के लोग जो रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, जो लड़ रहे थे, उनके पास मिलिट्री स्किल्स नहीं थी। ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिश फोर्स थी, उनके पास वो एक स्किल्ड सोल्जर थे, और जो भारत के लोग थे वो स्किल्ड सोल्जर नहीं थे, उनके पास मिलिट्री स्किल्स की कमी थी। तो जो भारत के लोग थे, जब उनके पास स्किल्स की कमी थी, वो अभी भी तलवार तीर से लड़ रहे थे, भाले तलवार बर्छी इनसे लड़ रहे थे। और जो ब्रिटिशर्स थे वो किससे लड़ रहे थे? राइफल से लड़ रहे थे। अब एक बात बताइए, राइफल की गोली से क्या तलवार, राइफल की गोली क्या तलवार का मुकाबला कर सकती है? नहीं कर सकती। तो जाहिर सी बात है, भारतीयों के पास मिलिट्री स्किल्स की बहुत ज़्यादा कमी थी। वो अंग्रेज़ों की एनफील्ड राइफल का सामना नहीं कर पा रहे थे। जाहिर सी बात है, एक तलवार की मार में और एक गोली की मार में बहुत अंतर होता है। 100 तलवारधारी लोग वो सामने अगर एक गोली वाले से हो जाए और वो सामने अगर फायरिंग शुरू कर दे, तो जो तलवार वाले लोग हैं वो ऑटोमेटिकली वहाँ से भागना शुरू कर देंगे, क्योंकि गोली जो होती है ना, वो बहुत दूर से भी आप गोली मार सकते हो। इंसान गोली अगर उसके पास राइफल है तो वो बहुत दूर से निशाना लगा सकता है, लेकिन तलवार से आपको किसी पर हमला करना है तो आपको उसके पास जाना पड़ता है, तब आप हमला कर पाते हो। तलवार से आप दूर से हमला नहीं कर पाते। अगर आपने दूर से हमला किया, तलवार आपकी चली जाएगी। और हमले में भी पता नहीं तलवार हवा का रुख तेज़ है, कम है, तलवार किस साइड में जाकर गिरे, ऐसा गोली के केस में नहीं होता। तो ये एक दूसरी वजह ये थी जिसकी वजह से ये रिवॉल्ट फेल हो गया, क्योंकि भारत के जो लोग थे उनके पास स्किल्स की, मिलिट्री स्किल्स की बहुत ज़्यादा कमी थी। एटीट्यूड ऑफ द रूलर्स, मैनी रूलर्स इंक्लूडिंग दोज ऑफ पटियाला, जिन, ग्वालियर, हैदराबाद एंड द किंग ऑफ नेपाल रिफ्यूज टू हैव द रिबेल्स एंड गेव आर्म सपोर्ट टू द ब्रिटिश। बहुत सारे रूलर्स थे भारत के, जैसे पटियाला के जो रूलर्स थे, जिन के रूलर्स थे, ग्वालियर और हैदराबाद और नेपाल के जो राजा वगैरह थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो भी लोग इस रिवॉल्ट में लड़ रहे थे, आवाज़ उठा रहे थे, उनकी हेल्प करने से मना कर दिया, उनको हथियार देने से मना कर दिया, बल्कि उन्होंने हथियार और सपोर्ट किसको दी? ब्रिटिशर्स को। अब बताइए, जब अपने ही घर के लोग अंग्रेज़ों को सपोर्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है घर वाले तो हार ही जाएंगे। वही हुआ, जब भारत के इन राज्यों के लोग अंग्रेज़ों को सपोर्ट करेंगे, हथियार उनको देंगे, और इंडियन रिबेल्स और जो रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट कर रहे थे उनको किसी तरह की कोई सपोर्ट नहीं दी, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो ये रिवॉल्ट था 1857 का, वो फेल हो गया। लिमिटेड सपोर्ट, द एजुकेटेड इंडियंस एंड द अपर एंड द मिडिल क्लास डिड नॉट सपोर्ट द रिबेल्स। इसके अलावा जो पढ़े लिखे भारत के लोग थे और जो अपर मिडिल क्लास के लोग थे, उन्होंने रिबेल्स को सपोर्ट नहीं किया। रिबेल्स यानी कि वो लोग जो रिवॉल्ट में हिस्सा ले रहे थे, जो इस रिवॉल्ट में आवाज़ें उठा रहे थे और लड़ रहे थे, भारत को आज़ाद कराने के लिए लड़ रहे थे, अंग्रेज़ों से छुटकारा पाने के लिए लड़ रहे थे। ऑन द कंट्रेंटरी दे सपोर्टेड द ब्रिटिश, वो सपोर्ट तो कर नहीं रहे थे रिबेल्स को, भारत के लोगों को, बल्कि वो क्या कर रहे थे, वो सपोर्ट कर रहे थे और उल्टा ब्रिटिश के लोगों को। तो एक ये वजह बनी रिवॉल्ट के फेल होने की। नेक्स्ट है हमारा वीक लीडरशिप। द लीडरशिप ऑफ रिवॉल्ट वाज वीक एंड इट वाज नॉट ऑर्गेनाइज अंडर द पर्सन और वन कमांड। देखो, जो लीडरशिप थी, यानी कि जो रिवॉल्ट को लीड किया जा रहा था, तो ये लीडरशिप बहुत कमज़ोर थी। कोई पर्टिकुलर लीडर नहीं था जो ऑर्गेनाइज वे में या एक कमांड देता और सबको लीड करता। तो वीक लीडरशिप एक बहुत बड़ी वजह थी रिवॉल्ट के फेल होने की। द लीडर ऑफ द रिवॉल्ट लाइक एम्पर बहादुर शाह, बेगम हजरत महल, नाना साहब एंड तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई एंड अदर्स नाइदर प्लान नॉर कोऑर्डिनेट विद वन एंड अदर एज वन यूनिट। ये वो लीडर्स थे, जैसे बहादुर शाह जफ़र है, बेगम हजरत महल है, नाना साहब है, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई। ये लोग ना तो किसी प्लानिंग के तहत लड़ रहे थे अंग्रेज़ों से, और ना ही एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे थे, ना यूनाइट हो रहे थे। अपना आप एक दूसरे के साथ मिलकर कोई प्लानिंग कर रहे हो कि हमें किस तरह से अंग्रेज़ों का मुकाबला करना है, ना आप एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर रहे हो, ना आप में कोई कोऑर्डिनेशन है, ना आप एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हो, ना ही यूनाइट हो रहे हो। तो जाहिर सी बात है, आप ऐसी जंग जीत ही नहीं सकते, हार जाएंगे। तो नतीजा क्या निकला कि रिवॉल्ट फेल हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चेंजेस आफ्टर द 1857। 1857 के बाद किस तरह के बदलाव देखने को मिले।
द रिवॉल्ट ऑफ 1857 रिजल्टेड इन सिग्निफिकेंट चेंज इन द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एंड द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। 1857 के गदर के बाद बहुत तरह के चेंजेस देखने को मिले एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में भी और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में भी। वो क्या चेंजेस थे? क्वीन विक्टोरिया इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन इन 1858। क्वीन विक्टोरिया ने 1858 में एक प्रोक्लेमेशन इशू किया। वो क्या था? ट्रांसफर द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ द कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। और वो प्रोक्लेमेशन ये था, उस प्रोक्लेमेशन के ज़रिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया कंपनी से। उनको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को ट्रांसफ़र कहाँ कर दिया गया? ब्रिटिश क्राउन को। यानी कि कंपनी की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर अब किसके हाथ में चली गई थी? ब्रिटिश क्राउन की। द क्वींस प्रोक्लेमेशन पुट एन एंड टू द कंपनी रूल। और जो क्वीन का प्रोक्लेमेशन था उसने क्या करा? कंपनी का जो भी रूल था वो एक तरह से ख़त्म कर दिया। दीज वर द चेंजेस इन रूल। अब वो कौन से चेंजेस थे जो 1858 के इस प्रोक्लेमेशन में क्वीन विक्टोरिया ने इंट्रोड्यूस किए थे? वो चेंजेस अब हम आगे पढ़ते हैं। नंबर 1, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल केम टू एंड। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया रूल था कंपनी का, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी रूल था वो क्या हुआ? ख़त्म कर दिया। किसने? क्वीन विक्टोरिया ने। अंडर द प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858 द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वर एबोलिश्ड। इसके अलावा जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था उसको भी ख़त्म कर दिया क्वीन विक्टोरिया ने। इन इट्स प्लेस अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर द इंडिया। बल्कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की जगह क्वीन विक्टोरिया ने क्या किया? एक सेक्रेटरी होता था स्टेट्स का एंड द इंडियन काउंसिल। इन दो चीज़ों की शुरुआत की। किसकी? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, भारत के लिए, और द इंडियन काउंसिल। इनको ख़त्म कर दिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। द आर्मी वॉज थोरोली रिकॉग्नाइज्ड एंड द प्रोपोर्शन ऑफ द ब्रिटिश सोल्जर वॉज इंक्रीड। और जो आर्मी थी उसको रीऑर्गेनाइज, दोबारा से ऑर्गेनाइज किया गया, दोबारा से आर्मी तैयार की गई। और इन द प्रोपोर्शन ऑफ ब्रिटिश सोल्जर, और जो उसमें जो अंग्रेज़ जो सिपाही थे उनकी भर्ती को ज़्यादा किया गया। प्रोपोर्शन ऑफ ब्रिटिश सोल्जर वॉज इंक्रीज। इंडियंस वर डिवाइडेड इनटू मार्शल एंड द नॉन मार्शल रेसेस। जो भारत के लोग थे उनको डिवाइड किया गया मार्शल बेस पर और नॉन मार्शल रेसेस की बेस पर। द रेजिमेंट वर रेज्ड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रीजन सच एज सिख रेजिमेंट और जाट रेजिमेंट। और जो भी रेजिमेंट होती है आर्मी में होती हैं तो उसको किस बेस पर किया गया? कास्ट और रीजन के बेस पर। तो ये रेजिमेंट बनाई गई उसकी जात और उसके रीजन, किस एरिया से वो बिलोंग करता है, इसके बेस पर। तो जो रेजिमेंट बनाई गई थी वो कौन सी थी? जैसे कि सिख रेजिमेंट थी और जाट रेजिमेंट। द पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल एनेक्सेशन वाज आल्सो ब्रॉट टू एंड। इसके अलावा जो टेरिटोरियल एनेक्सेशन की पॉलिसी थी वो भी ख़त्म कर दी गई। किसने की थी ये सारी चीज़ें? क्वीन विक्टोरिया ने। अनकंडीशनल एंड द जनरल पार्डन वाज गिवन टू द रिबेल्स एक्सेप्ट दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मर्डर ऑफ द ब्रिटिश सब्जेक्ट। कोई भी अनकंडीशनल या जनरल जो पार्डन थी वो दे दी गई रिबेल्स को, बस उन लोगों को छोड़कर जो किसी भी तरह के ब्रिटिशर्स के मर्डर में इन्वॉल्व होते थे। यानी कि अगर कोई रिबेल कोई अनकंडीशनल या कोई जनरल पार्डन करना चाहता था तो उसको अधिकार था, लेकिन वो लोग इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते होते। उन लोगों को छोड़ दिया गया जो किसी ब्रिटिशर्स के मर्डर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते थे। यानी कि किसी भारतीय से किसी अंग्रेज़ का मर्डर हो जाता था तो वो पार्डन माफ़ी वगैरह के लिए अप्रोच नहीं कर सकता था। द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1850। इसके अलावा क्वीन विक्टोरिया ने एक ब्रिटिश पार्लियामेंट पास किया। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या पास किया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया 1858 का। तो ये वो सारे चेंजेस थे जो क्वीन विक्टोरिया ने किए थे। 1858 का कौन सा एक्ट था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। ये किसने पास किया था? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, क्योंकि क्वीन विक्टोरिया भी कौन थी? वो भी एक ब्रिटिशर्स थी। ठीक है। इसके अलावा ये सारे चेंजेस थे जो 1857 के गदर के बाद ब्रिटिशर्स ने हिंदुस्तान में यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में की। और ये सारे चेंजेस किए गए क्वीन विक्टोरिया के ज़रिए। वो बता देती हूँ हमेशा की तरह। यह आपकी है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आपको टिक करके एक्सरसाइज या फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है। लॉर्ड डलहौजीज पॉलिसी ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी वाज रिसेंटेड बाय द रूलिंग क्लास बिकॉज इट कर्व्ड देयर राइट ऑफ अडॉप्टेशन। इसी तरह से सारे करने हैं आपको, ये मल्टीपल चॉइस है, ये मैचिंग है, ये सब आपको बुक पर करने हैं। ठीक है। कानपुर नाना साहब, बरेली खान बहादुर खान, दिल्ली
भगत खान लखनऊ, बेगम हजरत महल बिहार, कुंवर सिंह। उसके बाद में है ये आपकी फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ठीक है, ये भी आपको बुक पर करनी है। और ये ट्रू फॉल्स है, ये भी बुक पर करने हैं। क्वेश्चन आंसर है, इसकी PDF भेजी जाएगी, ये अपने कॉपी पर करने हैं। जैसे व्हाट प्रोफेशन डिड द आर्टिसन द क्राफ्ट्समैन टर्न टू व्हेन दे कुड नो लॉन्गर मेक प्रॉफिट फ्रॉम देयर प्रोडक्ट्स। इसी तरह से ये सारे क्वेश्चन आंसर हैं जो आपको किस पे करने हैं, अपनी कॉपी पर करने हैं, ठीक है। हमेशा की तरह क्वेश्चन आंसर कॉपी पर करने हैं और एक्सरसाइज बुक पर करनी है। नेक्स्ट चैप्टर आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।